Hello guys, I am Dr. Abhishek Mishra, presently working in Mishra Hospital, Agra as a general practitioner. रिसेंटली मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी जिसमें मैंने कोविड को एक्सप्लेन करने की कोशिश करी थी और एंड में मैंने क्वेरीज अपडेशन या करेक्शन के लिए बोला था, जिसके रिगार्डिंग मेरे पास बहुत अच्छा रिस्पांस आया, जिसके लिए मैंने ये दूसरी वीडियो बनाई है। दुनिया में लगभग 40 लाख कोविड के केसेस हैं, मोर देन 40 लाख, जिसमें मैंने पिछली बार भी बोला था मेजॉरिटी केसेस में बहुत ही हल्की बीमारी रहती है, लगभग 15% केसेस में वो गंभीर होती है और सिर्फ 5% केसेस में वो क्रिटिकल होती है। ये डेटा WHO ने दिया था। पिछले कुछ हफ्तों में पूरी दुनिया में बहुत सारी कंट्रीज धीमे धीमे अपने यहाँ से लॉकडाउन हटा रही हैं और कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ नए फेज़ में लोगों को फ्रीडम दे रही है। ये जो समय था हर देश ने इस्तेमाल किया था टेस्ट करने के लिए, जिस वजह से वायरस स्प्रेड हो रहा है उसको पता करने के लिए, लोगों को आइसोलेट करने के लिए और पेशेंट की केयर करने के लिए, जिससे कि जो हेल्थ केयर सिस्टम है, जो हॉस्पिटल्स है, उन पे थोड़ा कम लोड रहे और इस वायरस का संक्रमण धीमा हो सके। अच्छी बात यह है कि हर देश अपनी जगह कहीं ना कहीं सक्सेसफुल रहा है, जिसमें इंडिया भी एक है। बट इतने जो स्ट्रॉन्ग मेजर्स लिए थे गंभीर तरीके से हमारी इकोनॉमी को भी बहुत लॉस हुआ है, स्पेशली उन लोगों को जो पर डे की कमाई से अपना पेट पालते थे। अब इन लोगों की मदद करने के लिए बहुत सारे इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन साथ आए थे, बट इतनी बड़ी पॉपुलेशन, ऑलमोस्ट 133 करोड़ ऑफ पॉपुलेशन को मदद करना पॉसिबल नहीं है, जिसके लिए धीमे धीमे जो गवर्नमेंट है वो लॉकडाउन हटाएगी विद रिस्ट्रिक्शंस, कुछ चीज़ें अलाउ करेगी और हमें उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, हमें उसको अपना नया रूटीन बनाना पड़ेगा जब तक ये वायरस पूरा ख़त्म नहीं हो जाता या इतना कंट्रोल नहीं हो जाता कि लोगों को नुकसान कम पहुँचे। पिछले हफ्ते WHO ने बहुत सारे नए गाइडलाइंस दिए थे कि हम अपने वर्क प्लेस को, हॉस्पिटल्स को कैसे तैयार करें, क्योंकि कोविड के टाइम पे गवर्नमेंट ने OPD चलाना मना कर दिया था, सिर्फ इमरजेंसी सर्विसेज को ही अलाउ किया था। इसमें बहुत सारे तरीके इंक्लूड करे जाते हैं कि हम लोगों को अवेयर करें, स्टाफ को समझाएं, चीज़ों को कैसे सुधारें और स्पेशली उनकी मदद करें कि वो खुद ना संक्रमित हों और दूसरों को ना फैलाएं। मैं एक चीज़ फिर से आपको बताना चाहूँगा थोड़े गंभीर रूप से, जो मैंने पिछली बार भी बताया था कि ये एक संक्रामक बीमारी है और इससे आपको हल्के सिम्टम्स ही आएंगे, आपको इससे हल्की बीमारी ही होगी मेजॉरिटी केसेस में। कुछ ही केस हैं जो सिवियर जाएंगे और जिनको बड़े ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। मेजॉरिटी केसेस को हल्के फुल्के ट्रीटमेंट जैसे कि एंटीबायोटिक्स होते हैं जो बुखार कम करने के लिए होते हैं और एंटीहिस्टामिनिक्स होते हैं एलर्जी के, उनसे भी काम हो जाएगा। और अगर ऐसी कंडीशन आती है जिसमें आपको हल्के से भी ये सिम्टम्स मिलते हैं, अपने आप को आइसोलेट करें जिससे दूसरे लोग बचें। और अगर ज़्यादा परेशानी होती है, आपको सांस लेने में दिक्कत होती है, अपॉइंटमेंट लें और अपने पास जो भी आपके जान पहचान के डॉक्टर हैं उसको दिखाएं। इस चीज़ में देरी ना करें, अपने नुकसान के लिए भी और दूसरे के नुकसान के लिए भी, जिससे ये बीमारी कंट्रोल में रहे और आपके थ्रू किसी और को ना हो। मैं पिछली बार भी बताया था कि अपने हाथों को धोएं, साबुन से धोएं या अल्कोहल बेस्ड स्क्रब यूज़ करें। इसके बारे में मैं एंड में एक चीज़, बहुत ज़रूरी चीज़ बताऊंगा। मैंने आपको लास्ट टाइम ये भी बताया था कि अपने शरीर की और किसी चीज़ों से ये अभी तक पकड़ा नहीं गया है फैलते हुए, सिर्फ हमारे जो सलाइवा होता है या हम जब छींकते खांसते हैं उससे जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं उससे फैला है। इसलिए आप कोशिश करें कि लोगों को इससे डराएं ना, गलत इन्फॉर्मेशन फैलाएं ना। एक अच्छी रेस्पिरेटरी हाइजीन फॉलो करें, हैंड हाइजीन फॉलो करें, ज़रूरत हो मास्क लगाएं और लोगों को भी इसके लिए अवेयर करें। डराएं नहीं, गलत इन्फॉर्मेशन नहीं स्प्रेड करें। कम से कम 1 मीटर की दूरी बना के रहें, लगभग 3 फीट की, घर में रहें ज़रूरी हो। और स्पेशली वो लोग जो मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि जिनको संक्रमण होने की चांसेस ज़्यादा हैं, जो कि बूढ़े लोग वो होते हैं जिनको कोई दूसरी बीमारी साथ में हो, जैसे कि डायबिटीज़ हो गया, जिनको कोई बड़ी सांस की बीमारी हो, पुरानी सांस की बीमारी हो, जिनको दिल की परेशानी हो या कैंसर हो। और स्पेशली सिर्फ उन्हीं सोर्सों से पता करें जिन पे आप भरोसा कर सकते हैं। हर न्यूज़ चैनल पे, हर गूगल न्यूज़ पे जो आपके फ़ोन में आती रहती है, व्हाट्सएप पे, उस पर तब तक भरोसा नहीं करें जब तक आपने किसी भरोसेमंद वेबसाइट पे अपनी ICMR हो गई, WHO हो गई और बहुत सी सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जिन पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं, सिर्फ उन्हीं पे करें। अपनी हेल्थ मिनिस्ट्री की बातों को फॉलो करें। डॉक्टर को आपको दिखाना भी है तो सबसे पहले अपॉइंटमेंट लें।
एक बात मैंने पिछली वीडियो में भी बोली थी कि कार्डबोर्ड और स्टील से लगभग 72 घंटे के लिए होता है, ये 72 घंटे स्टील के लिए था। कार्डबोर्ड से लगभग ये 24 घंटे के लिए रहता है, कॉपर से 4 घंटे के लिए, और प्लास्टिक में भी ये लगभग 72 घंटे के लिए स्टेबल रहता है। अब मैं आपको एक नई और बहुत ज़रूरी चीज़ बताऊंगा, अपनी ओपीडी अगर जो लोग स्टार्ट कर रहे हैं उसको कैसे तैयार करें, स्पेशली आप लोग जो वहाँ पे अपने एम्प्लॉयज़ को रख रहे हैं। आप इस संक्रमण को बचाने के लिए पहले तो अपने पूरे स्टाफ को अवेयर करें कि कैसे वो इस चीज़ के लिए तैयार रह सकते हैं और कैसे बच सकते हैं, खुद को बचा सकते हैं और दूसरों को फैलाने से बचा सकते हैं। जो भी चीज़ें जिसमें बार बार हाथ लगता है, मरीजों का हाथ लगता है, आपका हाथ लगता है, उनको या तो ग्लव्स पहन के हाथ लगाएं और उनको रेगुलर डिसइंफेक्ट करते रहें। रेगुलर हैंड हाइजीन फॉलो कराएं और हैंड बेस स्क्रब को अवेलेबल कराएं उन जगहों पे जहाँ पे ज़रूरी है, स्टाफ के लिए भी, पेशेंट्स के लिए भी। हो सके तो पोस्टर्स भी लगाएं जिसमें ये सब चीज़ें आप लोगों को शो कर सकें। ये भी बिल्कुल रखें कि ये चीज़ें बहुत इजीली अवेलेबल हों और रेगुलर चेक करते रहें कि कहीं पे कमी तो नहीं है। अपनी रेस्पिरेटरी हाइजीन, स्टाफ की रेस्पिरेटरी हाइजीन और पेशेंट को भी इस चीज़ को प्रमोट करें, इसकी अवेयरनेस फैलाएं, उनको डराएं नहीं। क्योंकि सबसे ज़्यादा अभी आप सोसाइटी में ये देखेंगे कि कोविड से लोग इतने डरे हुए हैं। क्यों? क्योंकि प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है, उनके पास ट्रस्टेड वेबसाइट्स नहीं है, फेक न्यूज़ फैल रही है, न्यूज़ में डराया जा रहा है, और आप कहीं पे भी खोलेंगे तो लोगों को एक पॉजिटिव साइन नहीं मिल रहा है। इतने लगभग 50 से ऊपर दिन हो गए लोग घर में बंद हैं, तो एंजाइटी, डिप्रेशन भी लोगों को आ रहा है। उसका इलाज भी कौन करेगा? क्यों? क्योंकि प्रेजेंटली मेजॉरिटी डॉक्टर जो प्राइवेट प्रैक्टिस करते थे उनको घर पे बैठना पड़ रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट अलाउ नहीं कर रही है, सिर्फ इमरजेंसीज अलाउ कर रही है। जो कि अब क्योंकि इतने ज़्यादा केसेस बढ़ गए हैं और दूसरे पेशेंट जो कोविड नहीं है, स्पेशली मैं कुछ बोलना चाहूँगा, जैसे कि HIV कैंसर पेशेंट है जिनका ट्रीटमेंट डिले हो रहा है, जिनका ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है, उनको ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट अब धीमे धीमे अलाउ कर रही है इस चीज़ को। जो मैं रेस्पिरेटरी हाइजीन के लिए बोल रहा था वो अपने स्टाफ को खुद और पेशेंट को भी समझाएं, क्लोज बिन रखें। अगर कोई पेशेंट एडमिट और सस्पेक्टेड है कोविड का तो उसकी जांच कराएं, और अगर वो उसकी वॉमिट पड़ी होती है, उल्टी पड़ी होती है या फीसेस पड़ी होती हैं, उसको अच्छे से साफ़ करें। ग्लव्स पहन के अपने स्वीपर स्टाफ को मोटे ग्लव्स दीजिए, उसको साफ़ करें और उसको एक क्लोज बैग में डिस्पोज करें। ओपीडी को इस तरीके से लिखे कि अगर कोई भी पेशेंट आता है जिसको फ्लू के जैसे सिम्टम होते हैं, जिसको बुखार, सर्दी, जुकाम, खांसी होता है, उसको भीड़ से दूर रखें और उसको अच्छे से अलग से अटेंड करें, जिससे कि अगर उसको कोविड पॉजिटिव हो तो वो फैले ना और वो अच्छे से ट्रीटमेंट भी उसका हो पाए। क्योंकि सोसाइटी में दवाइयों की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे ही ओपीडी स्टार्ट होंगे, हॉस्पिटल वापस स्टार्ट होंगे, लॉकडाउन कम होगा, रिस्ट्रिक्शन थोड़े कम होंगे तो भीड़ बढ़ेगी। तो आप अगर आपके आसपास कोई फार्मेसी है उनको भी इन्फॉर्म करें कि कैसे आप भीड़ को मैनेज करें, एक क्यू सिस्टम बताएं, लाइन में लगने का सिस्टम सिखाएं। एक बात नई और पता लगी है कि एक फ्रेंच हाइपोथेसिस में ये पता लगा था कि उन्होंने जो लोग स्मोकर्स होते हैं उनके अंदर जो टोबैको में निकोटीन होता है वो क्या करता है, SARS-CoV-2 को ब्लॉक करता है। और जो पेशेंट थे जो सिगरेट पीते हैं और जो पेशेंट तो सिगरेट नहीं पीते हैं, जो नहीं पीते हैं उनकी डेथ रेट ज़्यादा थी। ये एक हाइपोथेसिस था। हाइपोथेसिस वो होता है जिसमें कम डेटा से हम एक आइडिया लगा के बोलते कि ऐसा हो सकता है, बट इसका कोई कंफर्म प्रूफ नहीं था। टोबैको की बात मैं अलग से एक बताना चाहूँगा कि टोबैको के लगभग 80 लाख लोग हर साल मरते हैं, जिसमें से 70 लाख वो होते हैं जो सिगरेट पीते हैं और 12 लाख वो होते हैं जो पैसिव स्मोकर होते हैं। 10 से 12 लाख ऑलमोस्ट जो उसके धुएं के कांटेक्ट में आते हैं। जैसे कि अगर मैं सिगरेट पी रहा हूँ और आप मेरे कांटेक्ट में आते हैं उसके धुएं के, तो आप उसमें इंक्लूड होंगे पैसिव स्मोकर में। और ये चीज़ सांस की बीमारियों को भी बढ़ाता है, कैंसर को भी बढ़ाता है, दिल की परेशानियों को भी बढ़ाता है और भी बहुत सारी बीमारियां जो बढ़ाता है। ये आपको कोविड से नहीं बचाता है। जो टोबैको एक गैर संचारी है जो और भी बीमारियों, सॉरी बैकग्राउंड में ये मैं कुत्तों की आवाज़ को नहीं ब्लॉक कर सकता हूँ। तो मैं क्या बोल रहा था कि टोबैको एक गैर संचारी है जो और बीमारियों को बढ़ा सकता है, कोविड से ट्रीट नहीं करता।
WHO कंटिन्यूसली इसकी लेजिटिमेसी को ट्रीट कर रही है कि ये सही इन्फॉर्मेशन है या गलत। कंटिन्यूसली इस चीज़ को असेस कर रही है और रिक्वेस्ट कर रही है उन साइंटिस्ट, उन डॉक्टर से कि प्लीज़ कोई भी ऐसी खबर जब तक आपके पास प्रूफ नहीं है गलत आप स्प्रेड ना करें पब्लिक को। इससे सिर्फ और सिर्फ केओस क्रिएट होगा, पब्लिक परेशान होगी, लोग बिना वजह डरेंगे। मैं आपसे एक चीज़ की रिक्वेस्ट और करूँगा कि आप लोग भी प्लीज़ सही इन्फॉर्मेशन लीजिए और डरे नहीं, लोगों को समझाइए। अभी प्रेजेंटली हमें एक दूसरे का सपोर्ट चाहिए। कुछ बातें जो क्वेरीज में आई थी वो मुझसे बोला था कि आपने बोला कि सब्जियों को हमें नॉर्मल पानी से धोना चाहिए, तो हम उसको हैंडल कैसे करें। मैंने तब भी बोला था कि आप नॉर्मली जैसे हैंडल करते करिए, सब्जी को धोने से पहले अपने हाथ धोइए, फिर सब्जियां धोइए। अगर आप बाहर से लेके आ रहे हैं, जिस तरीके से पहले हैंडल करते थे वैसे ही हैंडल करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अभी तक कोई भी कंफर्म केस नहीं है जो इसके थ्रू फैला है। अगर आप किसी मॉल या बड़ी जगह में जाते हैं, वो जो कार्ट होती है अगर आप कर सकते हैं तो उसके हैंडल को सैनिटाइज करिए, नहीं कर सकते तो हैंड वॉश करिए, या अपना बैग जो लेके जा रहे हैं उसके कॉन्टैक्ट में आ रहे तो उसको धोइए। एक क्वेश्चन और भी आया था कि बैंक नोट्स और कॉइन्स के थ्रू फैल सकता है या नहीं। अब तक कोई भी डॉक्यूमेंटेड केस ऐसा नहीं है, कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं है कि बैंक नोट्स और कॉइन्स के थ्रू फैल सकता है। बट ऐसा नहीं है कि ये पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है। अगर किसी के ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं उस पर, तो हैंड वॉशिंग फॉलो करिए, दैट इज़ इनफ। इस चीज़ से डरना नहीं है कि क्योंकि न्यूज़ में बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, लोग नोटों को लिख कर रहे हैं, चाट रहे हैं, थूक रहे हैं, तो उस चीज़ से लोगों को भी अवेयर करिए, खुद भी अवेयर रहिए। एक क्वेश्चन मेरे पास ये भी आया था कि अगर हम किसी के कॉन्टैक्ट टच में आ जाते हैं, हमारे कपड़े टच में आ जाते हैं, तो क्या करें। अगर वो कोविड पॉजिटिव आपको कंफर्म पता है तो अपने कपड़े जैसे धोते थे थोड़ी देर उसको गर्म पानी में सोक कर लीजिए, अपने आप शावर ले लीजिए, बेसिक चीज़ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे, और कपड़ों को धो के हटा दीजिए। अगर डिटर्जेंट अवेलेबल नहीं है तो आप क्लोरीन यूज़ कर लीजिए 0.05%। अगर आपको पता है वो कोविड पॉजिटिव है तो भी सेम तरीका अपना सकते हैं। हॉस्पिटल के सेटिंग्स में अगर सस्पेक्टेड केस है कोविड का और उस पेशेंट ने आपके बेड में उल्टी कर दी है, या फीसेस पड़ी हुई हैं, फीकल मैटर पड़ा हुआ है, या कोई और ऐसी चीज़ पड़ी हुई है जिससे चांसेस हैं फैलने की, जो कि अभी डॉक्यूमेंटेड नहीं है, मैं फिर से रिपीट करूँगा, तो आप उस कपड़े को अपने जो भी स्टाफ, स्वीपर स्टाफ है, उससे धुलवाइए, उसको अच्छे मोटे ग्लव्स दीजिए, उसको भी सिखाइए, उसको भी समझाइए कैसे वो बच सकता है इन चीज़ों से। और जो भी उसका मैटर है, फीकल मैटर है, उल्टी है, उसको स्क्रब करके अच्छे से साफ़ कराइए, बेड को डिसइंफेक्ट करवाइए, सोडियम हाइपोक्लोराइड है, बहुत सारे एजेंट्स हैं, उनको यूज़ करिए, और उसको एक क्लोज बैग में डाल के डिस्पोज करिए। कपड़े को जैसे आप धोते हैं गर्म पानी में लगभग 50-60 डिग्री में सोख करके रखिए, या क्लोरीन यूज़ करिए 0.05%। फिर एक चीज़ और भी आई थी कि 10 सेकंड तक अगर आप सांस रोक सकते हैं तो आपको कोरोना नहीं है। कोरोना में मेजॉरिटी केसेस जो आते हैं लगभग 80% आर माइल्ड केसेस, जिसमें सांस की परेशानी नहीं होती है। उसमें आप रोक सकते हैं, नहीं रोक सकते हैं, कुछ कंफर्म नहीं है। 10 सेकंड आपने सांस रोक ली, इसका मतलब ये नहीं है आपको कोरोना नहीं है, आप कोरोना से बच गए हैं। ये एक बहुत बड़ा मिथ है, मनगढ़ंत कहानियाँ हैं जो बनाई गई हैं। हैंड ड्रायर से कोरोना बचता है, कोई डॉक्यूमेंटेड प्रूफ नहीं है। ग्लव्स, मैं ग्लव्स की स्पेशली बात कर जाऊँगा। मेरे से लोगों ने पूछा कि हमें क्या पब्लिकली, जब हम पब्लिक में जा रहे हैं, ग्लव्स पहनना चाहिए? नहीं, इतना ज़रूरी नहीं है, ये आपकी कन्वीनियंस है, आपको मन है तो पहनिए, मैं उस चीज़ को नहीं बोलूँगा। हैंड वॉशिंग प्रैक्टिस करिए, इट इज़ इनफ, मोर देन इनफ। और अपने चेहरे को टच मत करिए अगर आप बाहर जा रहे हैं, आपके हाथ गंदे हैं, इन्फेक्टेड सेटिंग्स है आपकी कोई भी। और मैंने लास्ट टाइम बोला था, ब्लीच वगैरह अपने ऊपर ना डालिए, वो आर्टिकल्स के ऊपर बना है, चीज़ों को डिसइंफेक्ट करने के बोला है, ह्यूमन बॉडी को डिसइंफेक्ट करने के लिए नहीं बना है। हाइपोक्लोराइड डिसइंफेक्टर अपने ऊपर नहीं डालिए। हाथों को साफ करने के लिए साबुन यूज़ करिए, हैंड बेस्ड स्क्रब यूज़ करिए। मैंने लास्ट में एक चीज़ और ये बोली थी कि सोप और अल्कोहल बेस्ड स्क्रब में हमें क्या यूज़ करना चाहिए। सोप दोनों ही इफ़ेक्टिव है, बट मैं सोप इसलिए प्रेफर करूँगा कि अगर आप सिर्फ बहुत ज़्यादा अल्कोहल बेस्ड स्क्रब यूज़ करते हैं तो आप स्ट्रॉन्ग बैक्टीरियाज बनाएंगे उससे लड़ने के लिए, एक रेजिस्टेंस डेवलप होगी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर। वहीं पे आप सोप यूज़ करेंगे तो वो गंदगी, ग्रीसीनेस भी हटाता है जो सैनिटाइजर नहीं हटा पाते हैं।
सैनिटाइज़र एक आपकी इम्यूनिटी को भी थोड़ा वीक कर सकता है। डॉक्यूमेंटेड नहीं है बट चांसेस हैं इसकी, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इवन आपकी बॉडी में भी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, आप उसको भी ख़त्म करेंगे जो आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। आखिरी में बस यही बोलूँगा कि लोगों की तरफ प्यार दिखाइए, डराइए नहीं, उनको सपोर्ट करिए। अगर पॉजिटिव है भी इसका मतलब ये नहीं है कि वो अछूत हैं। आप उनकी रिस्पेक्ट करिए, उनकी केयर करिए जितने अच्छे पॉसिबल वे में हो सकता है। इस वक्त पूरी दुनिया में लोगों को सपोर्ट चाहिए। इकोनॉमी बहुत वीक हो रही है, सबके पास कोई ना कोई प्रॉब्लम्स हैं, कोई नहीं, छोटा बड़ा कोई नहीं है। चीज़ों को बिगाड़ने की जगह सुधारने की कोशिश करिए, लोगों को दूर भागने की जगह सपोर्ट करने की कोशिश करिए, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा। स्पेशली मेरी उन डॉक्टर से रहेगी कि जो कोविड पेशेंट्स का नाम सुन के बुखार सर्दी जुकाम के पेशेंट को इग्नोर कर रहे हैं, उनको ट्रांसफ़र कर रहे हैं। प्लीज़ इन लोगों को डराइए मत, इन लोगों को समझाइए कि आप ठीक हो सकते हैं, उनको ट्रीटमेंट दीजिए। अगर आपसे नहीं पॉसिबल है तो उनको समझा के दूसरी जगह रेफ़र करिए। वो अछूत नहीं है। आप उनसे बात करेंगे इसका मतलब ये नहीं आपको कोरोना हो जाएगा। आप उनको समझाएंगे इसका मतलब ये नहीं आप कोरोना हो जाएगा। जब तक आप रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से, जो अभी डॉक्यूमेंटेड है जिससे हो सकता है कोरोना, उसके कांटेक्ट में नहीं आते, आपको नहीं हो सकता। रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट भी मैं फिर से समझाऊंगा कि अगर वो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट आपके बॉडी के अंदर जाके इन्फेक्शन कॉज करते हैं तभी प्रॉब्लम है। अगर वो आप बॉडी अंदर नहीं जा सकते तो प्रॉब्लम नहीं है। डर को ना फैलाएं, झूठ को ना फैलाएं, सिर्फ ट्रस्टेड वेबसाइट्स को, ट्रस्टेड अथॉरिटीज़ को ही फॉलो करें, एक डॉक्टर को फॉलो करें। और स्पेशली डॉक्टर्स प्लीज़ पेशेंट्स को डराएं मत, भगाइए मत, उसको समझाइए। अगर आप नहीं हैंडल कर सकते तो उसको रेफ़र करिए, अच्छी जगह को रेफ़र करिए समझा के। और आखिरी में प्लीज़ जनरल पॉपुलेशन के लिए भी लोगों को डराना नहीं है, लोगों को समझाइए, दूर ना भागिए। ये खतरा नहीं है, समझदारी से लिया जाएगा तो ये भी एक छोटी सी प्रॉब्लम है, आती है प्रॉब्लम। लाइफ हमेशा स्मूथली रन नहीं कर सकती है। जब चीज़ों का सलूशन निकल रहा है, पूरी दुनिया रिसर्चेस कर रही है, पूरे डॉक्टर्स लगे हुए हैं 24/7, तो आप लोगों को भी ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग इस चीज़ से अवेयर हों, लोगों को समझाएं, गलत चीज़ें स्प्रेड ना करें। न्यूज़ सोशल मीडिया में जिस तरीके से चीज़ों को एग्जैजरेट करा जा रहा है, एग्जैजरेट मतलब बढ़ा चढ़ा के बताया जा रहा है, वो बिल्कुल गलत है और मैं उसके अगेंस्ट हूँ, बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। तो इस चीज़ को इम्प्रूव करिए, आप अपने सराउंडिंग्स को भी सुधारिए और अच्छे मेजर्स को यूज़ करिए, वो काफ़ी हैं आपके लिए। लोगों को बताइए, कहानी बताइए। और स्पेशली अगर आप कोई कोरोना पॉजिटिव पेशेंट है तो आप प्लीज़ स्टोरी मेरे साथ शेयर करिए, उसको मैं शेयर करूँगा। और बच्चों को समझाइए, अवेयरनेस फैलाइए। जो लोग घबरा रहे हैं, जो लोग डिप्रेशन में हैं, उन लोगों की मदद करिए। मैं साइकियाट्रिस्ट नहीं हूँ, बट अगर किसी को अपनी एंजाइटी डिप्रेशन में ज़रूरत है तो वो मुझे कांटेक्ट कर सकता है। और जो दूसरे डॉक्टर्स भी हैं, हर स्ट्रीम पे डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं हैं पूरी सोसाइटी में, जो नहीं हैं वो हेल्प तो कर सकते हैं, क्योंकि अपनी पूरी लाइफ में वो भी हर सब्जेक्ट पढ़ते हैं। तो लोग जो एंजाइटी में, डिप्रेशन में, उनकी भी बहुत हेल्प करिए। आखिर में बस ये बोलूँगा कि सपोर्ट करिए एक दूसरे को और खुश रहिए। थैंक यू।